नर्मदे हर। नर्मदा परिक्रमा एक विलक्षण अनुभूति के 91वें पर्व में मैं डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक आप सभी का स्वागत करती हूँ। पिछली बार मैंने बताया था कि 100 बंदरों से मैं घिरी थी और वहां से मैं सुरक्षित रूप से कैसे बाहर आई। आज बताती हूँ कुछ ऐसी बात जहाँ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है, जहाँ पानी की सुविधा भी नहीं होती है। एक छोटा सा गांव है, लेकिन वहाँ पे मुझे 5 स्टार फैसिलिटी मिली। जी हाँ, 5 स्टार। मैंने बहुत सारे कपड़े धोने के लिए निकाले थे। मैं बैठाया गया तो हमारे थाली में खीर, पूरी, मसाला चावल, सब्जी, अचार, पापड़ और क्या क्या नहीं था। हमारे भोजन के बाद घर के लोग खाना खाने बैठे तो उनके प्लेट में, उनकी थाली में मात्र सूखा चावल और चटनी, 2 ही चीज़ें थी। ऐसा क्यों? जब मुझे वास्तविकता का पता चला तब मेरे आंखों से आंसू बहने लगे। क्या मैया की लीला है। इस बार हमने भी कुछ दिया था, लेकिन क्या दिया था? हमें भी कुछ मिला था, लेकिन क्या मिला था? सीख मिली थी। और नर्मदा मैया की श्रद्धा कैसे किसी भी स्थिति से ऊपर हो सकती है, ये भी देखने को मिला था। आइए बताती हूँ। कनकधारा एक छोटा सा गांव है, नर्मदा मैया से थोड़ा दूर पड़ता है। क्योंकि हमने रास्ता मार्ग अपनाया था, इसलिए हम इस मार्ग से चल रहे थे। मैंने बताया था कि मेरे कपड़े मैंने धोए तो थे मंदिर में, शिव मंदिर में, लेकिन हवा से वो फिर से मिट्टी में गिर गए थे। गीले कपड़ों को मिट्टी लग गई थी, तो मुझे आज फिर से कपड़े धोने थे। हम देख रहे थे कहीं हैंडपंप मिल जाए तो हम कपड़े धोए। हैंडपंप तो बहुत सारे मिले, लेकिन किसी हैंडपंप को पानी ही नहीं आ रहा था। कोई हैंडपंप चलाने के लिए बहुत भारी थे। फिर जाके पता चला कि ये जो क्षेत्र है, यहाँ पानी की कमतरता बहुत ज्यादा है। अब ऐसे में हम क्या कर सकते हैं? चलो देखते हैं, जहां कहीं मिले हैंडपंप जो खुल जाए वहीं कपड़े धो लेंगे। करते करते हम आगे गए तो एक घर था। घर के आजू बाजू में दोनों जगह खाली जगह थी और एक खाली प्लॉट में एक हैंडपंप था। अच्छा सीमेंट का नीचे बनाया था, तो हमने सोचा ये अच्छी जगह है, यहाँ अपने कपड़े धुल जाएंगे। लेकिन हमारे पास कपड़े धोने के लिए बाल्टी नहीं थी। तो वो जो बाजू वाला घर था, वहाँ पे एक माता जी खड़ी थी, 20 साल के आसपास उनकी उम्र होगी। तो हमने सोचा उनसे बाल्टी ले लेंगे, कपड़े धो लेंगे, फिर बाल्टी वापस कर देंगे। तो हमने उनसे खाली बाल्टी ले ली और फिर बाबा हैंडपंप चलाने लगे। हैंडपंप से पानी तो आ रहा था, लेकिन बहुत चलाने के बाद पानी आता था। और मेरे पास कपड़े भी काफी सारे थे। तो एक बाल्टी पानी भर के हुआ, उसमें कपड़े निचोड़े, इस तरह से बहुत पानी निकालना जरूरी हो गया था। इतने में उस घर की जो ये माताजी थी, उनकी मम्मी ने उन्हें आवाज दिया, उनकी माताजी ने उन्हें आवाज दिया और कहने लगी, अरे वो परिक्रमा वासी है, वो बाल्टी बाल्टी से पानी निकाल रहे हैं, अपने घर में रखा है ना पानी, जा जाके लेके जा उनके लिए। अब वो छोटी सी लड़की, छोटी सी माताजी 20 साल की, वो 2 बाल्टी पानी लेकर के आने लगी। तो मैंने सोचा कि इतना पानी निकालने के लिए तकलीफ हो रही है, ऐसे में इन्होंने इनके घर में उनकी सुविधा के लिए पानी रखा है, क्या मैं वो पानी लेना उचित रहेगा? मैंने उनसे कहा, माता जी आप कष्ट ना कीजिए, हम इतने पानी में धो लेंगे। फिर वो जो घर की बड़ी माता जी थी, इनकी माता जी, वो आई। बोले कितने कपड़े हैं? मुझे लगा 1-2 कपड़े होंगे तो 2 बाल्टी पानी में हो जाएंगे। मैंने कहा नहीं माता जी, कल धो लिए थे पर सारे मिट्टी मिट्टी हो गए, तो कम से कम पानी से तो निकालने पड़ेंगे। तो 2 बाल्टी पानी से नहीं होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम थोड़े से अभी धो लेंगे, थोड़े से देखते हैं, आगे धो लेते हैं। उन्होंने हमें अंदर बुलाया। मैंने, माता जी पहले चाय तो पी लो।
हमने कहा ये भी ठीक है। हमने चाय पी, और हम जब चाय पी रहे थे तब वो जो बड़ी माता जी थी उन्होंने अपनी बेटी से कहा वो बक्सा खोल दे और पीछे जाके जनरेटर चालू कर दे। यहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी। ये गांव ऐसा था कि लोगों के पास मोबाइल तो थे लेकिन नेटवर्क नहीं था। बड़े बड़े मोबाइल लोगों ने ले रखे थे लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उनको चार्ज करने के लिए नहीं थी। कहने के लिए इलेक्ट्रिसिटी तो थी लेकिन 8-8 10-10 घंटे पावर ही नहीं आता था। तो ऐसे में वो जो छोटी लड़की थी उसने पीछे जाके जनरेटर शुरू किया, और वो जो बड़ी माता जी थी वो आई बाहर और उन्होंने कहा आपके सारे कपड़े लेके आ जाओ। अंदर गए तो एक वॉशिंग मशीन थी बिल्कुल नई, आज ही हमारे सामने ही उसे अनबॉक्स किया था, अपने बॉक्स में से बाहर निकाला था। मैंने कहा माता जी ये क्या कर रहे हैं, ये तो पैक थी वॉशिंग मशीन, आपने खोली क्यों? तो बोले अरे बेटी की शादी तय हुई है, उसके ससुराल में भेजने के लिए ये लाई थी। शादी को अभी समय है, 1 महीना शादी को अभी है, और जनरेटर भी चालू हो गया है, तो आप एक काम कीजिए, आप वॉशिंग मशीन से कपड़े धोइए। मैंने कहा ऐसा आवश्यक नहीं है माता जी, ये बच्ची की नई मशीन है, अभी इसे क्यों खराब करते हैं, पहले उसको बच्ची को है उसको इस्तेमाल करने दो। तो बोलने लगी परिक्रमा वासियों के कपड़े धोएगी ना तो उसकी मशीन इतनी ज्यादा चलेगी, मैं आपको बता रही हूँ। आप तो आप नहीं धोगे तो मैं धो दूंगी, मुझे नहीं पता, कपड़े तो आपको वॉशिंग मशीन में ही धोने पड़ेंगे। हमने वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए, पानी भी काफी सारा अंदर ड्रम में भरा हुआ था। हालांकि हमने पानी से निचोड़े और जो ड्रायर था उसमें सुखाए मात्र मशीन में, क्योंकि इतना पानी उसमें मतलब खर्चा करना मुझे ठीक नहीं लगा। तो एक बाल्टी पानी में निचोड़ निचोड़ के कपड़े, और ड्रायर में हमने ड्राई जरूर किए। अब वो माताजी कहने लगी आज तो आप यही रुक जाओ, अब कहाँ जाओगे, तब तक आपके कपड़े भी सूख जाएंगे, बड़ा ही आग्रह करने लगी। तो हमने भी सोचा चलो ठीक है रुक जाते हैं। उनके घर के आंगन में हमने आसन लगवाया। शाम को हमारा पूजा पाठ वगैरह सब होने के बाद में भोजन प्रसादी, तो ये घर में माता जी ने भोजन प्रसादी के लिए पूरी बनाई थी। क्या आपको बार बार गर्दन में जकड़न महसूस होती है, कंधे भी दुखते हैं, कभी कभी तो सरदर्द भी होता है, जब हाथ हिलाते हैं तब दर्द महसूस होता है, या फिर हाथों पैरों में झंझनाहट सी होती है? अगर ये सारी चीजें आपको हो रही हैं तो शायद आपको सर्वाइकल पेन हो रहा है। इसका इलाज क्या है? इसका इलाज है टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी एक नैसर्गिक चिकित्सा पद्धति है जो अपने शरीर में खनिज का संतुलन पुनर्स्थापित करती है। ये नैसर्गिक उपचार प्रक्रिया है और नैसर्गिक तरीके से दर्द को दूर भगाती है। ये सौम्य है, सुरक्षित है और अत्यंत प्रभावी चिकित्सा पद्धति है। इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होते। ये रोग प्रतिकार शक्ति को चालना देती है और इसीलिए वो दीर्घकालीन सुधार करती है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता। सिर्फ सर्वाइकल ही नहीं, टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से हर बीमारी का इलाज संभव है। टिश्यू सॉल्ट थेरेपी हर उम्र के लोगों के लिए सुरक्षित है, चाहे वो 1 दिन का बच्चा हो या गर्भवती माता हो या कोई वृद्ध व्यक्ति हो। तो किसी भी समस्या का नैसर्गिक, प्राकृतिक और साइड इफेक्ट विरहित इलाज टिश्यू सॉल्ट थेरेपी से हो सकता है, जो आपके सामने लेकर आते हैं तज्ञ हेल्थ केयर। तो आपको कोई भी समस्या हो, साइड इफेक्ट रहित प्राकृतिक चिकित्सा के लिए संपर्क करें डॉक्टर सुरुचि अग्निहोत्री नाइक। फोन नंबर है 9823653511। धन्यवाद।
हलवा बनाया था, खीर बनाई थी, मसाला चावल बनाया था, पापड़ था, कढ़ी थी। अरे बाप रे, इतनी सारी चीज़ें थी। हमने कहा चलो साथ में बैठ के भोजन पाते हैं, तो बोले नहीं नहीं, आप पहले पाइए, हम परिक्रमा वासियों के पहले थोड़ी भोजन पाएंगे, आप पाइए ना, फिर हम पाते हैं। चलो भाई ठीक है। वो कहने लगे कि हमारा पुण्य कम हो जाएगा, हमें उनका पुण्य कम नहीं करना था, तो इसलिए हम पहले भोजन प्रसादी पाने के लिए बैठ गए। हमारी भोजन प्रसादी हो गई और उसके बाद घर के 3 लोग, घर की जो बेटी 20 साल की बच्ची, उसका छोटा भाई और ये माता जी, ये तीनों अपने हाथ में एक एक थाली लेके आए। उनकी थाली में एक सूखी चटनी और सूखा चावल, इतना ही था। मैंने कहा माता जी ये क्या है, जो इतना सारा भोजन बनाया, आप वो नहीं लोगे? बोले माता जी मैंने आप ही के लिए बनाया था थोड़ा थोड़ा। मैंने कहा ये सही बात नहीं है माता जी, थोड़ा तब बचा होगा ना, खीर तो होगी, कुछ तो होगा, आप तो वो लीजिए, मैं लेके आती हूँ किचन में, कहाँ रखा है मुझे बताइए। मैं किचन की तरफ जाने लगी और माता जी ने मेरा हाथ पकड़ लिया और वो रोने लग गई, बड़े जोर से रोने लग गई, फूट फूट के कहते हैं ना वैसे रोने लग गई। थाली बाजू में रखी, मेरे गले में बाहें डालकर इतने जोर से रोने लगी, मुझे समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था। दोनों बच्चे भी रो रहे थे। उनका जो छोटा बेटा था उसको बाबा ने अपने पास बुलाया, उसके सर पे से हाथ फेरा, पीठ पे से हाथ फेरा और बोला बेटा क्या हुआ, तुम लोग ऐसे एकदम से उदास क्यों हो गए? तब ये जो माता जी थी उन्होंने बताया 17 दिन पहले इन बच्चों के पिताजी गुजर गए। 17 दिन पहले वो गुजर गए, इसलिए बच्ची की शादी रोक दी गई और अगले महीने का मुहूर्त निकाला गया। हम लोग सब शादी का सामान खरीदने ही गए थे बाहर, और घर में बच्चों के पिताजी अकेले थे। उन्हें हार्ट अटैक हुआ और वो चल बसे। जिस घर की माता जी के पति 17 दिन पहले गुजर गए हो, उसने हमारी इस तरह से सेवा की थी। उसने कहा माता जी इनके गुजरने के बाद हमारे घर में आप पहले परिक्रमावासी आए हो। पता है आपको, मेरे पति परिक्रमावासियों की बहुत सेवा करते थे, उन्हें पकड़ पकड़ के घर के अंदर ले आते थे, बड़ा आनंद आता था, मुझे भी बहुत अच्छा लगता था। लेकिन सच बताऊं, जितनी श्रद्धा से वो करते थे, जितनी प्रेम से वो करते थे, मैं डरती थी कि मैं उनको सही तरह से सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे घर के काम होते थे, बच्चों को देखना होता था। तो कई बार भोजन प्रसादी के लिए खिचड़ी बन जाती थी, कई बार चावल बन जाता था। तो मुझे बड़ा लगता था कि मैं परिक्रमा वासियों की सही तरीके से सेवा नहीं कर रही हूँ। जब जिस दिन मेरे पति गुजर गए, उस दिन उसी शाम को उन्होंने अपने हाथों से चाय बनाकर परिक्रमा वासियों को पिलाई थी। आज जब वो नहीं है, तब मैं सोचती हूँ कि मेरे पति का अधूरा कार्य मुझे पूरा करना है, मुझे परिक्रमा वासियों की सेवा करनी है और वो अच्छी तरीके से ही करनी है। माता जी आप आज अगर हमारे हाथ से भोजन प्रसादी नहीं पाते तो मुझे अच्छा नहीं लगता। आप भोजन प्रसादी कर रहे हो तो मुझे लग रहा है मेरे पति सेवा कर रहे हैं। मैं मेरे पति का कार्य पूरा करना चाहती हूँ और 17 दिन बाद, ये बीते 17 दिन तो मुझे होश ही नहीं था, लेकिन आज जब आपको देखा तो लगा जैसे ये कह रहे हो कि बुलाओ ना उन्हें, चाय तो पिलाओ, भोजन तो बनाओ, और मैंने आपको बुला लिया। आज मैं फूट फूट के रोई और मेरा सारा दुख मैंने बहा दिया है। अब मैं सिर्फ परिक्रमा वासियों की सेवा करूंगी और ये मुझे आपने दिया माता जी। अब बताइए मैं कौन होती हूँ देने वाली? मैं तो निमित्त मात्र थी। ये तो संयोग था कि उस दिन हम उनके यहाँ पहुंचे। देने वाली तो वो थी जिसके पति को गुजर के मात्र 17 दिन हुए हो।
वो नर्मदा मैया के श्रद्धा के लिए अपने दुख बाजू में रख देती है। ये शक्ति कहाँ से मिलती है उसे? ये शक्ति उसे नर्मदा मैया से ही तो मिलती है। आज मैंने कहा मैंने कुछ दिया था, हाँ मैंने दिया था वो समाधान, मेरा वो जाना और मेरे जाने से उन्हें अपने जीवन की दिशा मिलना, इसमें मेरा श्रेय नहीं है, लेकिन नर्मदा मैया ने वो मेरी झोली में डाला ताकि मैं सामने वाले की झोली में डाल सकूं। ये क्या कि मैया है मैया तेरी, हाँ कैसी माँ है रे तू? मेरी भी माँ बन जाती है, उसकी भी माँ बन जाती है। जिसकी मुझे जरूरत है वो मुझे दे देती है, जिसकी उसे जरूरत है वो उसे दे देती है। खैर, दूसरे दिन भी हम वहीं रहे। हमें लगा उनके साथ बातें होगी तो दीदी थोड़ी संवर जाएगी, संभल जाएगी, और वैसा ही हुआ। हमारे वहाँ रुकने पर दीदी ने बहुत सारी बातें की और ऐसा लगा कि वो एक दिशा पे अभी कार्य करने के लिए उत्सुक हो गई हैं। ज़्यादा दिन तो हम रुक भी नहीं सकते थे, हमें आगे जाना ज़रूरी था। हम आगे गए और 8-9 किलोमीटर पार इन दीदी का मुझे फ़ोन आया और उन्होंने मुझे कहा दीदी वहीं है, जहाँ है वहीं रुक जाओ। मैं कहा ऐसा क्यों कह रहे? बस ऐसा ही कह रहे हो, रुक तो जाओ ज़रा, कुछ काम है आपसे। कहा मुझसे क्या काम है? बस बस आप रुक जाओ, अब कहीं नहीं जाना है ना, मैं आपको बताऊंगी क्या काम है, मुझे थोड़ी देर तो दे दो मुझे। कहा ठीक है भाई। मैं वहाँ रुकी। तो उन माता जी ने मेरे लिए कुछ भेजा था। वो क्या भेजा था, कैसे भेजा, किसने लाया, क्यों लाया, ये सारी बातें वीडियो में मैं आपको बताने वाली थी कि मेरा कोई पहले से इंतज़ार कर रहा था, कोई ऐसा जो मुझे जानता नहीं था, कोई ऐसा जिसने मुझे इसके पहले देखा नहीं था, लेकिन मेरा और उसका मिलना मानो नर्मदा मैया ने तय करके रखा हुआ था, उसी ने निश्चित करके रखा हुआ था। मात्र वो सिर्फ और सिर्फ मुझे मिलने के लिए ही इस जीवन में आए हो। कुछ ऐसा अगले वीडियो में बताऊंगी। नर्मदे हर।